दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द अनहोली मूवी को, जो कि एक हॉरर मूवी है। इस फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की जो बोल नहीं पाती थी वो अचानक ही बोलने लगती है और उसका मानना होता है कि ये सब मदर मैरी ने किया है, यानी कि ये उसे भगवान का चमत्कार कहती है। लेकिन उसके बाद अजीब सी चीजें होने लगती हैं और लोग मरने लगते हैं। तो क्या ये भगवान का चमत्कार है या फिर कोई शैतानी शक्ति, यही आपको कहानी में देखने को मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी 1845 पेनफिल्ड मैसाचुसेट्स के गांव से शुरू होती है, जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को जिंदा जलाने जा रहे होते हैं, क्योंकि ये लड़की विच क्राफ्ट करती थी, यानी कि जादू टोना। यहाँ एक आदमी के पास एक डॉल भी होती है और वो किसी तरह का मंत्र पढ़ता है, जिसके बाद वो इस लड़की को जला देते हैं। कहानी इसके बाद प्रेजेंट टाइम में आती है। हमें गैरी फैन नाम का एक बंदा दिखता है, जो पहले एक जर्नलिस्ट हुआ करता था, वो भी काफी फेमस, लेकिन इसे अपनी जॉब खोनी पड़ी क्योंकि इस पर इल्जाम था कि ये फेक न्यूज बनाता था और इन रियलिटी ये ऐसा ही करता था। इसी चीज से ये फेमस हुआ, लेकिन असलियत का पता चलते ही इसे इसके काम से निकाल दिया गया। अब गैरी पैसे कमाने के लिए स्टोरीज को ऑनलाइन ही बेचता है और ऐसे ही एक स्टोरी कवर करने के लिए गैरी बेनफील्ड आता है, जहाँ उसे एक किसान मिलता है। वो किसान कहता है कि उसकी गाय पर कोई अजीब से निशान बना रहा है और उसे लगता है कि ये किसी भूतिया कल्ट का काम है। गैरी उसकी गाय पर वो निशान देखता है और वो समझ जाता है कि ये बस कुछ बच्चों की शरारत है। तभी गैरी की नजर वहाँ एक पेड़ पर पड़ती है। गैरी देखता है कि इस पेड़ के आसपास कोई और दूसरा पेड़ नहीं है। वो इस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये पेड़ उसको अपनी तरफ ही खींच रहा हो। खैर गैरी यहाँ पर आता है और वो देखता है ये पेड़ नीचे से खोखला है, जहाँ कोई चीज चमक रही है। जब वो उस खोखले हिस्से में हाथ डालता है तो उसे वही डॉल मिलती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में उस आदमी के पास देखा था। यहाँ गैरी को एक स्टोरी का आइडिया आता है। वो इस डॉल को तोड़ देता है और एक स्टोरी क्रिएट करता है कि इस गांव के किसान को एक भूतिया डॉल मिली, जिसके टूटने के बाद से ही उसके गाय पर अजीब से निशान बनने लगे। खैर गैरी ये सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर चर्च के फादर हेगन आते हैं, जो इन्हें यहाँ से भगा देते हैं क्योंकि ये चर्च की प्रॉपर्टी है। अब रात हो जाती है और गैरी अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक सफेद कपड़े में लड़की आती है, जो उसकी कार से टकराने वाले होती है, पर गैरी उसे बचा लेता है। बाहर आकर वो देखता है कि वो लड़की जंगल में जा रही है। अब देर रात एक लड़की जंगल में क्यों जा रही है, ये जानने के लिए वो उसके पीछे जाता है। उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनती, इसीलिए गैरी उसका पीछा करता है। वो लड़की उस पेड़ के पास बैठी होती है, जहाँ सुबह गैरी ने वो डॉल तोड़ी थी। गैरी देखता है ये लड़की कुछ कह रही होती है। इस लड़की को देख लगता है जैसे इसे किसी आत्मा ने पोजेस कर लिया हो। गैरी इसके पास जाता है, लेकिन तभी ये लड़की बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि पास ही में चर्च होता है, इसलिए गैरी इसे फादर हेगन के पास ले जाता है। फादर हेगन इस लड़की को एलिस कहकर पुकारते हैं। गैरी को पता चलता है कि दरअसल फादर इस लड़की के अंकल है। हेगन तुरंत ही डॉक्टर नेटली को यहाँ पर बुला लेते हैं। नेटली आकर एलिस से साइन लैंग्वेज में बात कर रही होती है और यहाँ गैरी को पता चलता है कि एलिस बचपन से ही बोल नहीं पाती। ये सुन गैरी को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसने अभी तो एलिस को बोलते हुए सुना था। ये बात वो नेटली को भी बताता है, पर नेटली गैरी को पहचानती है, साथ ही उसके काम के बारे में भी, और उसे लगता है कि गैरी फिर से कोई न्यूज बनाना चाहता है, इसीलिए वो उसे वार्न करती है कि वो एलिस से दूर रहे। गैरी यहाँ से जाते हुए सोचता है कि उसे कुछ दिन यहाँ रुकना चाहिए, ताकि वो एलिस के बारे में और भी जान सके कि क्या सच में वो बोल नहीं सकती या फिर वो सबके सामने नाटक करती है, क्योंकि उसने खुद ही तो उसे बोलते हुए देखा था। और अगर उसने साबित कर दिया कि एलिस बोल सकती है तो उसे एक स्टोरी भी मिल जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर रुकता है। नेक्स्ट डे गैरी चर्च आता है। फादर हेगन तो यहाँ होते ही है, साथ ही एलिस और नेटली भी यहाँ पर होते हैं। एलिस मदर मैरी की मूर्ति को देख रही होती है, तभी वो अचानक ही वहाँ से उठकर बाहर जाने लगती है और वहाँ पर बैठी सभी लेडीज उसको फॉलो करती हैं और इन्हें ऐसे देखकर लगता है कि जैसे इन पर किसी और का कंट्रोल हो। खैर एलिस उसी पेड़ के पास जाती है और यहाँ वो एक मदर मैरी जैसी दिखने वाली फिगर को देखती है और इसके बाद जो होता है उसे देख सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि एलिस बोल पा रही होती है। वो कहती है कि मदर मैरी मुझसे बात करती हैं और उन्होंने कल सुबह यहाँ पर सभी को आने के लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। फादर हेगन नेटली तो खुश होते हैं क्योंकि एलिस बोलने लगी है। वही गैरी को ये सब देख आइडिया आता है कि अपनी जॉब को वापस पाने का ये सही टाइम है। वो अपनी बॉस मोनिका को फोन लगाता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन मोनिका को उस पर भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा होता है बस वो जॉब पाने के लिए फिर से कोई फेक न्यूज बना रहा है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन सभी उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। इस भीड़ में एक बच्चा होता है जो व्हील चेयर पर बैठा होता है,
क्योंकि वो चल नहीं सकता। एलिस इस बच्चे के पास जाकर उसे मदर मैरी पर भरोसा रखने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ एक चमत्कार होता है और वो बच्चा चलने लगता है और ये देख सभी मदर मैरी के गुण गाने लगते हैं और गैरी इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद वो इस फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते ये जंगल की तरफ फैलने लगती है। एलिस और बेनफील्ड के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगते हैं और ये दोनों ही फेमस हो जाते हैं और ये बात पहुंच जाती है वेटिकन तक। वेटिकन सच्चाई का पता लगाने के लिए फादर डेलगाडे को बेनफील्ड भेजता है। डेलगाडे यहाँ आकर फादर बिशप के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इसमें वो सबको समझाता है जो एलिस दावा कर रही है वैसे ही दावे कुछ और लड़कियों ने भी किए थे, जिसके बाद उस जगह को श्राइन बना दिया गया। श्राइन का मतलब जिस जगह चमत्कार होता है उस जगह को धार्मिक स्थल घोषित कर दिया जाता है। हम देख पाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी भी होता है जो फादर से पूछता है कि बेनफील्ड को क्या वो श्राइन डिक्लेयर करने वाले हैं। फादर डेलगाडे बताते हैं कि श्राइन डिक्लेयर करने से पहले हमें कुछ चीजें कंफर्म करनी है कि जिसका इलाज चमत्कार से हुआ है क्या वो तुरंत ही हुआ है और क्या वो पूरी तरह कंप्लीट हुआ है, और अगर वो चमत्कार सच्चा है तो उस इंसान को वो बीमारी कभी नहीं होगी, और अगर ऐसा होता है तो बेनफील्ड को श्राइन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के बाद एलिस को रिपोर्टर्स के सामने लाया जाता है। रिपोर्टर्स में गैरी भी होता है। एलिस से सब सवाल पूछने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर एलिस नर्वस हो जाती है, लेकिन जब गैरी उसे सवाल पूछता है तो वो कॉन्फिडेंट होकर उसका जवाब देती है। वहीं खड़े फादर डेलगाडे समझ जाते हैं कि एलिस गैरी के साथ कंफर्टेबल है, इसीलिए वो गैरी को अपॉइंट करते हैं कि जो भी इंटरव्यू होने हैं वो गैरी ही लेगा। फादर हेगन जो एलिस के लिए खुश तो होते हैं लेकिन वो परेशान भी दिख रहे होते हैं। हेगन उस पेड़ के पास जाते हैं जहाँ टेंट लगा होता है। उस टेंट में एक काली परछाई को भी हम देख पाते हैं जो कि हेगन का पीछा करती है। हेगन को पेड़ के पास वही डोर मिलती है जो टूटी है। उसी दौरान उस पेड़ की दूसरी तरफ वही काली परछाई एक शैतानी रूप में आकर हेगन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी कोई हेगन को बुलाने वहाँ पर आ जाता है जिससे हेगन की जान बच जाती है। खैर अगले दिन हेगन एलिस के साथ चर्च में धार्मिक गाने गा रहे होते हैं। यहाँ फादर डेलगाडे और गैरी भी होते हैं। हेगन को सिंगिंग के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है, तभी एलिस हेगन के दिल पर हाथ रखती है जिसके बाद तुरंत ही हेगन ठीक हो जाते हैं। इसके बाद नेटली हेगन की पिछली और सारी रिपोर्ट्स निकालती है और वो बताती है कि इनके पास 6 ही महीने थे क्योंकि इनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं जैसे इन्हें कोई बीमारी ही नहीं थी। गैरी उस बच्चे की रिपोर्ट के बारे में पूछता है जो चलने लगा था। नेटली कहती है कि उसे भी ऐसी ही ना ठीक होने वाली बीमारी थी जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये सब फादर के सामने ही हुआ है तो वो मान लेते हैं कि ये चमत्कार असली है और इसीलिए वो इस जगह को एक श्राइन डिक्लेयर कर देते हैं। नाउ ये होते ही न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है, पर इसके साथ ही गैरी भी फेमस हो जाता है क्योंकि उसी ने ये न्यूज कवर की थी। गैरी को उसकी पुरानी बॉस मोनिका का फोन आता है। वो कहती है कि कंपनी फिर से तुम्हें जॉब देने के लिए मान गई है, पर गैरी कहता है कि मुझे अब जॉब नहीं चाहिए, यानी कि उसे एम्प्लॉय बनकर नहीं रहना है बल्कि वो कंपनी का एडिटर बनना चाहता है जो कि काफी बड़ी पोस्ट होती है। मोनिका कहती है कि इसके लिए उसे इजाजत लेनी होगी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेटली गैरी से मिलती है एंड नाउ उस पर वो थोड़ा यकीन करने लगती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और नेटली बताती है कि कैसे बेनफील्ड हमेशा से एक आस्था का स्थल रहा है। इससे गैरी को वो डोल याद आती है। ये बात वो नेटली को भी बताता है। नेटली कहती है कि यहाँ उस डोल को गुड लक माना जाता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि किसी बुरी आत्मा को इसमें कैद करना, और कैद करने के लिए एक कंडीशन बनाई जाती है कि कैसे आत्मा आजाद हो सकती है। इसीलिए इस पर एक इम्पॉसिबल डेट लिख दी जाती है जैसे कि 31 फरवरी, क्योंकि ये तारीख कभी नहीं आएगी और ये आत्मा कभी आजाद भी नहीं हो पाएगी। अब यहाँ गैरी को शक होता है कि जो ये सब हो रहा है कहीं इनके पीछे कोई आत्मा तो नहीं है, क्योंकि उसने वो डोल तोड़ दी थी और उस पे वही सेम कभी न आने वाली डेट लिखी थी और उसके तोड़ने के बाद से ही ये चीजें हो रही है। और साथ ही उसके सपनों में भी एक काली परछाई उसे दिखती है जिसे हमने हेगन के पीछे देखा था। खैर नेटली और गैरी चलते चलते जंगल के एक पुराने कैबिन के पास पहुंच जाते हैं। गैरी को याद आता है कि इसे तो उसने अपने सपनों में देखा था। कोई पूछता है कि क्या ये चर्च की प्रॉपर्टी में है, तो नेटली कहती है कि कभी ये हुआ करता था लेकिन फिर इसे बाद में बेच दिया गया। पर इससे पहले कि नेटली वो तारीख बताती, गैरी खुद ही कह देता है कि क्या 1845 में ऐसा किया गया था। तो नेटली कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। गैरी को यहाँ वही काली परछाई दिखने लगती है, यानी कि उसके हेलुसिनेशन आने लगते हैं। इसीलिए वो तुरंत ही फादर हेगन के पास चला जाता है क्योंकि उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। वही फादर हेगन जो चर्च में होते हैं वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो देखते
देखते हैं कि उनका धुआं एक दीवार के गड्ढे में जा रहा है। जब फादर उसमें हाथ डालते हैं तो उन्हें एक किताब मिलती है, इसे वो पढ़ने लगते हैं और वो पढ़कर चौंक जाते हैं। तभी कोई लड़की कन्फेशन के लिए उनके पास आती है, लेकिन कन्फेशन के दौरान उसकी आवाज में अचानक ही भारीपन आ जाता है, जैसे ये किसी शैतान की आवाज हो। और असल में होता भी ऐसा ही है। दरअसल ये लड़की वही शैतान होती है जो फादर हेगन के पीछे पड़ी थी, यानी कि ये वही लड़की की आत्मा है जिसे जलाया गया था। दरअसल हेगन को इस किताब के जरिए पता चल गया कि ये चमत्कार मदर मैरी के नहीं बल्कि किसी आत्मा के हैं, यानी कि इसी आत्मा के बारे में। इसलिए उसकी आत्मा फादर को मारने आई है। फादर भागने की कोशिश करते हैं पर वो मारे जाते हैं। फादर को ढूंढते हुए यहाँ गैरी आ जाता है और उसे फादर की लाश मिलती है जो रस्सी से लटकी हुई है। गैरी को लगता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब लाश को यहाँ से हटाया जा रहा होता है तो फादर बिशप गैरी से कहते हैं कि ये खबर वो बाहर किसी को भी ना बताए कि फादर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ये चर्च के लिए सही नहीं है। गैरी ऐसा ही करता है और ये बात वो बाहर नहीं फैलाता। वही एलिस काफी दुखी होती है क्योंकि फादर के अलावा उसका कोई और फैमिली मेंबर था ही नहीं। गैरी कहता है हम किसी और दिन इंटरव्यू ले लेंगे, आज रहने देते हैं। लेकिन एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैरी चाहती है कि तुम इंटरव्यू जारी रखो। गैरी सवाल पूछता है क्या फादर हेगन के साथ जो हुआ क्या उसमें कोई शैतानी शक्ति तो नहीं थी, क्योंकि फादर हेगन खुद कहते थे जहाँ भगवान बसते हैं वहाँ शैतान भी होते हैं। ये सवाल सुनते ही एलिस काइंड ऑफ एंग्री हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मदर मैरी को पता चल जाता। ये कहते कहते अचानक ही एलिस शांत हो जाती है। वो कहती है कि मैरी मुझसे बात कर रही है और उनका कहना है कि मुझ पे शक मत करो। इंटरव्यू के बाद रात को गैरी इसकी फुटेज को देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है जब एलिस ने कहा कि मैरी उससे बात कर रही है, तभी स्क्रीन में कुछ हिल रहा होता है जैसे उसके पास कोई हो। गैरी फुटेज को स्लोली प्ले करने लगता है और उसे दिखती है वही काली परछाई जो अचानक ही लैपटॉप से बाहर आकर उसे डरा देती है। गैरी समझ जाता है कि इन चमत्कारों का मदर मैरी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे तो कोई शैतानी शक्ति है। इसीलिए अगले दिन वो नेटली के पास जाता है और इस दिन फादर का फ्यूनरल भी होता है। सभी चर्च में चले जाते हैं, साथ ही एलिस भी। वहीं गैरी नेटली के साथ चर्च के रिकॉर्ड रूम में जाता है जहाँ उसे वही बुक मिलती है जो फादर हेगन को मिली थी। बुक लैटिन में लिखी होती है और लकीली नेटली को लैटिन पढ़ना आता है। नेटली बताती है ये एक टेस्टामेंट है फादर प्रेस्कोट का। प्रेस्कोट ने लिखा है कि उसके टाइम पे मैरी एलनोर नाम की लड़की ने यह दावा किया था कि मदर मैरी उससे बात करती थी, और यहाँ बात हो रही है 1845 की। वो बीमार लोगों को ठीक कर देती थी, पर जिसने भी उस पर सवाल किया धीरे धीरे वो मरने लगे। और ये देख लोगों ने मैरी एलनोर को बंदी बना लिया और उसे सच बोलने के लिए कहा। जिसके बाद मैरी एलनोर ने कबूल किया कि वो शैतान की पूजा करती थी और शैतान ने ही उसे ये शक्तियाँ दी। और इसी कबूलनामे के बाद मैरी को उस पेड़ पर लटकाकर उसे जला दिया गया और उसकी राख को एक कर्न डोल में डाल दिया था। लेकिन मैरी की मौत के बाद वो लोग जिसे उसने ठीक किया था वो फिर से वैसे ही हो गए। गैरी समझ जाता है कि जरूर फादर ने भी ये बुक पढ़ ली थी, इसलिए मैरी एलनोर की आत्मा ने उन्हें मार दिया। मैरी एलनोर बस मदर मैरी बनकर शैतान का काम कर रही है। खैर इसी दौरान फादर डेलगार्डे स्पीच दे रहे होते हैं। तभी एलिस कहती है मदर मैरी ने कहा है कल सभी लोग पेड़ के पास आए और मदर मैरी को स्वीकार करेंगे। और उसी दौरान हम मैरी के पीछे मैरी एलनोर की आत्मा को देखते हैं जो गैरी को मारने चली जाती है, क्योंकि उसे भी अब सब कुछ पता चल गया है। लेकिन गैरी नेटली कैसे भी वहाँ से बचकर उससे भाग जाते हैं और इससे पहले कि वो एलिस को ये सब बताते एलिस फादर डेलगार्डे के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गैरी फादर बिशप के पास जाते हैं जहाँ डेलगार्डे भी होता है। गैरी सब कुछ बताता है जो भी उस बुक में लिखा था, लेकिन यहाँ चौंकने वाली बात ये होती है कि फादर बिशप को ये पहले से ही पता है। वो कहता है चर्च आर्काइव्स में मैरी एलनोर का कन्फेशन मौजूद है जो उसने मरने से पहले दिया था। डेलगार्डे कहते हैं मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया। खैर बिशप कहता है अब देर हो चुकी है और इससे रात का प्रोग्राम नहीं रुकेगा। गैरी जब इस प्रोग्राम के बारे में सुनता है तो कहता है कि इस प्रोग्राम को रुकवाना होगा, क्योंकि अगर सबने उस पर विश्वास कर लिया तो मैरी एलनोर की आत्मा उन सब की आत्मा को कैद कर लेगी। बिशप उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए सबसे पहले गैरी आर्काइव्स में जाता है जहाँ उसे मैरी एलनोर का कन्फेशन मिलता है। वो नेटली को भी कॉल पे ले लेता है। गैरी कहता है मैरी एलनोर के लास्ट कन्फेशन के अनुसार वो प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था जिसे उसने एक जमींदार को दे दिया जिसका नाम निकोलस पेजेट था। मैं आपको बता दूं कि एलिस का सरनेम भी पेजेट है, यानी कि मैरी
एलेनोर ही एलिस की डिसेंडेंट है। गैरी आगे पढ़ता है, मरने से पहले मैरी ने शैतान से एक सौदा किया ताकि वो कभी ना मर सके और इसका जरिया था उसके बच्चे। उसकी आत्मा अपने बच्चों के जरिए हमेशा जिंदा रहेगी और शायद इसीलिए टाउन के लोगों ने उसकी आत्मा को कर्न डोल में डाल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो मर नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने उस डोल में उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया जब तक कि गैरी ने उसे तोड़ा नहीं। ये जानने के बाद अचानक ही गैरी का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैरी एलेनोर की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो गैरी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पर फादर डेलगार्डे वहाँ आ जाते हैं जो उसे बचा लेते हैं। इसके बाद डेलगार्डे, गैरी और नेटली तीनों चर्च में इकट्ठा होकर एक रिचुअल करने लगते हैं ताकि मैरी एलेनोर की आत्मा को फिर से कैद किया जाए। लेकिन वहाँ मैरी आ जाती है जो क्रॉस में आग लगा देती है और वो क्रॉस सीधा डेलगार्डे पर ही गिर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और देखते हैं कि बिशप ने रस्म शुरू कर दी है। इस रस्म में एलिस 3 बार लोगों से उनकी आत्मा मैरी को सौंपने के लिए कहेगी और अगर ऐसा होता है तो सबकी आत्मा पर मैरी काबू कर लेगी। गैरी नेटली से कहता है कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि ये सब जो भी हो रहा है ये सब झूठ था। इसलिए बिना देरी किए ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं, साथ ही न्यूज वाले भी, जो इसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया में। गैरी सबको बताने लगता है कि मदर मैरी जैसा कुछ भी नहीं है और ये जो भी चमत्कार हुए ये सब झूठ थे। एलिस अपने आप ही ठीक हुई थी, साथ ही वो बच्चा भी। हम देखते हैं जहाँ गैरी लोगों को ये बता रहा होता है, वहीं नेटली एलिस को साइन लैंग्वेज में बता रही होती है कि असल में मैरी एक शैतानी आत्मा है जो सभी को मैरी बनकर धोखा दे रही है। नेटली उसे खूब समझाती है। वहीं गैरी स्टेज पर आकर सबको एक राज बताता है कि फादर हेगन ने खुद को चर्च में लटका कर मार दिया था और ये सुनते ही एलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी ये बात नहीं पता थी। एलिस समझ जाती है कि गैरी नेटली सही बोल रहे हैं, इसीलिए वो सबको कह देती है कि हाँ ये सच है कि मदर मैरी जैसा कुछ भी नहीं है और ये हमने बस नाटक किया था। इस चीज से सबका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उस पेड़ में अपने आप ही आग लग जाती है और आग लगते ही सारे लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। पर तभी उस जलते पेड़ में से मैरी एलेनोर की आत्मा बाहर आ जाती है, जो सबसे पहले वहाँ खड़े फादर बिशप को मारती है और उसके बाद गैरी के पीछे पड़ जाती है। वो गैरी को भी मारने वाली होती है, तभी बीच में एलिस आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि एलिस नहीं रही तो मैरी एलेनोर की आत्मा भी खत्म होने लगती है, क्योंकि एलिस ही उसकी आखिरी वंशज थी। एलिस की मौत से गैरी रोने लगता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसको बचाने के लिए खुद की जान दे दी। यूं तो गैरी नास्तिक हुआ करता था, लेकिन ये सब देखने के बाद उसे भी भगवान पर यकीन होने लगा, क्योंकि उसे फादर हेगन की बात याद आती है कि जहाँ गॉड है वहाँ ईविल भी होगा। इसका मतलब कि जहाँ ईविल होगा वहाँ गॉड भी होंगे, यानी कि भगवान होंगे। इसलिए वो भगवान से कहता है कि एलिस की जान वापस कर दो, और ये वो पूरे सच्चे मन से कह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस जिंदा हो जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद ये तीनों हेगन को श्रद्धांजलि देते हैं। जिसके बाद हम चर्च में रखी मदर मैरी की मूर्ति को देखते हैं, जिसकी आंखों से खून निकलने लगता है, और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, आखिरी सीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैरी एलेनोर की आत्मा अभी भी जिंदा है, और इसका रीजन साफ है। अगर एलिस जिंदा हो गई है तो यानी कि मैरी की आत्मा भी खत्म नहीं हुई है, और इससे साफ होता है कि इस मूवी का सीक्वल भी आएगा। हालांकि क्रिटिकली इसे नेगेटिव रिव्यूज मिले थे, पर बॉक्स ऑफिस पर इसने सक्सेसफुली पैसे कमाए, क्योंकि 10 मिलियन के बजट पर इसने $31 मिलियन कमाए। मैंने इंटरनेट पे काफी रिसर्च करी इसके सीक्वल की न्यूज ढूंढने की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जिस हिसाब से इसकी कहानी खत्म हुई है और इसने पैसे भी ठीक कमाए हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसका सीक्वल भी आ सकता है। तो ये थी कहानी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।